Hello students, welcome back to Pragati Mantra classes. My name is Shivangi Agarwal and I'm your mentor for upcoming TET examination. So students, जैसे कि हम लोगों ने अपना फर्स्ट चैप्टर ख़त्म कर लिया था जिसमें कि हमने डेवलपमेंट के बारे में देखा और हमने देखा कि उसकी किस तरीके से हमारे लर्निंग के साथ रिलेशनशिप रहती है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने सिलेबस में से दूसरा टॉपिक, यानी कि जिसका नाम था इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि हेरिडिटी को हिंदी में बोलते हैं वंशानुक्रम और एनवायरनमेंट को बोलते हैं पर्यावरण। तो हम देखने वाले हैं कि वंशानुक्रम और पर्यावरण का प्रभाव क्या रहता है। लेकिन अब बात आती है कि हम किस पे बात कर रहे हैं, कि किस पे प्रभाव होगा। तो ऑब्वियस बात है कि जब हम चाइल्ड पेडागोजी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हम प्रभाव पढ़ेंगे वो किस पर पढ़ेंगे, बच्चे पर पढ़ेंगे कि आखिर जो हमारी हेरिडिटी होती है या फिर एनवायरनमेंट होता है वो किस तरीके से हमारा जो बच्चा होता है उसको प्रभावित करता है। लेकिन देखिए उससे पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है जहाँ से कि क्वेश्चन भी पुटअप किए जाते हैं। सबसे पहली चीज़ आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से जब क्वेश्चन बनता है तो वो कभी कभी इसका नाम चेंज कर देते हैं। किस तरीके से? हेरिडिटी को वो नाम दे देते हैं नेचर, यानी कि प्रकृति, और एनवायरनमेंट को नाम दे दिया जाता है नर्चर, यानी कि पोषण। ये आप याद रखेंगे, ये दोनों वर्ड्स यूज करे जाते हैं, ठीक है। नेचर और नर्चर ही आपको कई बार क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, तो आपको देखते ही समझ जाना है कि यहाँ पर हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की बात हो रही है। अब देखो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले समझते हैं वंशानुक्रम के बारे में, फिर हम देखेंगे पर्यावरण के बारे में, और फिर हम देखेंगे कि आखिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारी इन दोनों चीज़ों को अफेक्ट करते हैं, और फिर हम देखेंगे इनका मिला जुला कि आखिर ये दोनों चीज़ें किस तरीके से एक बच्चे की डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं या प्रभाव डालती हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं वंशानुक्रम की, यानी कि हेरिडिटी की। एक चीज़ और, इस नाम को हम एक नाम से और जानते हैं, अनुवांशिकता। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे कि वंशानुक्रम को एक नाम से और जानते हैं, अनुवांशिकता। अब देखिए ये आखिर वंशानुक्रम या अनुवांशिकता होता क्या है। तो देखो इसको बिल्कुल अगर मैं सिंपल टर्म्स में बात करूं तो इसका मतलब होता है जो भी चीज़ें, ठीक है, जो भी चीज़ें हमें अपने पेरेंट्स से मिली हैं विरासत के रूप में, या हमारे एंसेस्टर से मिली हैं, यानी कि हमारे पूर्वजों से हमें विरासत के रूप में मिली हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मान लो कोई बच्चा है, उसकी जो आंखों का कलर है वो ग्रे है, ठीक है, या उसकी आंखों का कलर ग्रीन है, तो वो किसकी वजह से है? वो वजह से है कि जो उसमें जीन्स आए हैं, और वो जीन्स कहाँ से मिले हैं उसे? वो मिले हैं उसे अपने मम्मी पापा से, यानी कि उसकी हेरिडिटी से। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं स्टूडेंट्स कई स्टेज पर जो कि डायरेक्टली हमारे बच्चे में कहाँ से आती हैं, हेरिडिटी के थ्रू आती हैं, और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट से आते आते चेंज हो जाती है। लेकिन इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो हम ध्यान रखेंगे कि हेरिडिटी से जो भी चीज़ें बच्चों को मिलती हैं वो हमेशा फिक्स्ड रहेंगी, यानी कि उनमें कोई भी चेंज नहीं होता। लेकिन जितनी भी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट से हमारे बच्चे में आती हैं वो सब चीज़ें होती हैं हमारी डायनामिक। डायनामिक का मतलब क्या होता है? साइंस में अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है गतिशील, और इसका मतलब अगर मैं साइकोलॉजी में इसका मतलब देखें तो इसका मतलब है चेंजेबल, यानी कि जो चीज़ें चेंज हो सकती हैं वो बच्चे को कहाँ से मिली होती है, एनवायरनमेंट से मिली होती हैं, और जो चीज़ें एकदम फिक्स रहती हैं जिनमें कोई भी चेंज हम नहीं करते वो कहाँ से आती हैं, बच्चे के अंदर हेरिडिटीज आती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये मान के चलो कि किसी बच्चे को मान लो कोई गेम था, ठीक है, या फिर कोई मूवी थी वो पसंद नहीं थी, लेकिन एक दिन उसके फ्रेंड्स उसको ले गए, ठीक है, उसको दिखाई वो मूवी, तो उसके जो कैरेक्टर थे वो अब उसको अच्छे लगने लगे, पहले उसको नहीं लगते थे। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आई? एनवायरनमेंट से आई हमारे, ठीक है। इसी तरीके से खाने की बात है कि मान लो किसी बच्चे को कोई चीज़ पहले पसंद नहीं आती थी, लेकिन उसने अपने फ्रेंड के साथ या अपनी फैमिली के साथ एक दिन उसको टेस्ट करा तो उसको तब से वो अच्छी लगने लगी। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा कि बहुत सारी चीज़ें आपको खाने में पहले अच्छी लगती थी लेकिन अब नहीं लगती, या बहुत सारी चीज़ें पहले नहीं लगती थी तो वो अच्छी लगने लगी है। इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि हर 10 साल में जो हमारी टेस्ट बर्ड्स हैं स्टूडेंट्स वो चेंज होती हैं, इसलिए हो सकता है कि जो चीज़ें पहले आपको अच्छी ना लगती हों वो अब अच्छी लगने लगें, ठीक है। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि जो एनवायरनमेंट होता है यहाँ पे वो चेंजेबल होता है, मतलब उसमें हम टाइम टू टाइम एज अवर एनवायरनमेंट, एज अवर सिचुएशन, सर्कमस्टांसिस चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें हमें हमारी हेरिडिटी से मिली हैं उसमें कोई चेंज नहीं आएगा जब तक हम अनटिल अनलेस उसमें खुद से कोई चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मान लो किसी बच्चे के बाल कर्ली हैं तो हो सकता है कि उसके मम्मी के उसके पापा के बाल कर्ली रहे हो, तो ये कहाँ से मिली उसे चीज़? ये मिली उसे हेरिडिटी से। तो हेरिडिटी का मतलब हमें समझ में आया कि जो चीज़ें हमें विरासत के रूप में अपने पेरेंट्स से मिलती हैं उसको हमने बोला हेरिडिटी।
ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब कुछ फैक्टर्स कहूँ मैं या फिर नियम कहूँ उन्हें, तो कुछ नियम हैं जो कि हमारे सीधा सीधा हेरिडिटी से निकले हुए हैं, या फिर हेरिडिटी से मैं कहूँ वहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो उन्हें हमें बहुत ध्यान में रखना है। देखो, पहले नियम समझने से पहले कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपको पूरी जितना भी आपका सिलेबस है वो एग्जाम्पल्स के थ्रू कवर अप कराऊं, ताकि चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। और कोशिश करिएगा कि मेरे लेक्चर को सुनने के बाद, समझने के बाद, जहाँ पे भी आप अपने नोट्स बना रहे हैं, आप उसे अपने हैंडी नोट्स बनाइए और वहीं पे उन एग्जाम्पल्स को लिखते जाइए। अब एग्जाम्पल्स आप मेरे वाले लिख लो, चाहे आप खुद से बना के लिखना चाहते हो तो वो लिख लो। आप खुद से बनाओगे तो वो ज़्यादा टाइम तक आपको बल्कि याद आएंगे। देखो कैसे, आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सेम टू सेम, जिनमें जो आदतें होती हैं वो अपने मम्मी पापा जैसी होती हैं, ठीक है। वहीं आपने कुछ बच्चे देखे होंगे कि जिनकी कुछ आदतें तो मैच करेंगी लेकिन कुछ आदतें मैच नहीं करेंगी। और वहीं पे तीसरे टाइप के बच्चे होंगे हमारे पास एक, जिनकी आदतें बिल्कुल भी मैच नहीं करेंगी, या फिर मैं कहूँ कि जो एकदम ही अपोजिट होंगे अपने पेरेंट्स के। अब देखो, इन्हीं 3 कंडीशंस को हमने 3 लॉज के रूप में रख दिया। और वो 3 लॉज क्या हैं? तो सबसे पहला हम बात करते हैं लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस। लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस यानी कि इसे हम बोलते हैं समानता का नियम। समानता का नियम। अब ये देखिए, समानता का नियम हमसे क्या कहता है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो बच्चा होगा, ठीक है, यहाँ पर जो बच्चा होगा वो एज इट इज़ अपने पेरेंट्स की तरह बिहेव करेगा। एज इट इज़ से मेरा मतलब है कि जिस फील्ड में जो हॉबीज़ उसके पेरेंट्स की होंगी, वही जो हॉबीज़ हैं उस बच्चे की भी रहेंगी। अगर मान लीजिए उसके जो पेरेंट्स हैं वो एक्सट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट मतलब सबके साथ आराम से घुल मिल जाते हैं, सबके साथ आराम से बात कर पाते हैं, तो उस बच्चे में भी वो हैबिट्स आ गई कि वो बच्चा भी आराम से एक्सट्रोवर्ट है, आराम से सब लोगों के साथ घुल मिल सकता है। तो देखो, इस टाइप का हम एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर है, वो खुद क्रिकेटर है और जो उनका बेटा है वो भी क्रिकेट की फील्ड में जा रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस। या फिर इसी तरीके से हम ऋतिक रोशन का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। ऋतिक रोशन के फादर भी बॉलीवुड में थे, ठीक है, वो भी एक्टर थे और ऋतिक रोशन भी एक्टर हैं। तो ये हमारे कौन से नियम को फॉलो करता है? लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस को। मतलब जैसे मम्मी पापा, जैसे पेरेंट्स, वैसा ही उनका बच्चा होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहीं पे इसी के साथ एक हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हुए थे सोरसेन, और सोरसेन ने एक बात बोली थी कि इन्होंने अपनी डेफिनेशन दी थी और इस लॉ को इन्होंने सपोर्ट भी किया था, इनको फेवर किया था। क्या फेवर दिया इस लॉ को? इन्होंने बोला कि जैसे बच्चे होंगे, मतलब सॉरी, जैसे माँ बाप होंगे वैसे ही उनके बच्चे भी होंगे। मतलब इन्होंने क्या बोला कि अगर जो हमारे पेरेंट्स हैं वो इंटेलिजेंट है तो उनकी आने वाली संतानें भी इंटेलिजेंट होंगी। वहीं अगर पेरेंट्स हमारे मंदबुद्धि हैं तो जो उनकी आने वाली संतान होगी वो भी मंदबुद्धि होगी। तो ऐसा किसने कहा था? ये कहा था सोरसेन ने। लेकिन हम जानते हैं कि ये चीज़ हर केसेस में फॉलो नहीं हो सकती, क्योंकि एक्सेप्शन तो हर जगह है। तो इसी की सारी एक्सेप्शन को ख़त्म करने के लिए बाकी के 2 लॉज भी आए, उनके बारे में समझते हैं। तो जैसे कि नेक्स्ट लॉ हमें मिला लॉ ऑफ वेरिएशन, यानी कि जिसे हम बोलते हैं विभिन्नता का नियम। विभिन्नता का नियम। अब देखो, नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो इसमें चीज़ें होंगी वो थोड़ी सी विभिन्न होंगी, यानी कि जो बच्चे में आदतें आई वो अपने पेरेंट्स से थोड़ी बहुत अलग होंगी। फॉर एग्जाम्पल, इसको भी एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे आलिया भट्ट है और महेश भट्ट है। देखो, दोनों बॉलीवुड में काम करते हैं, लेकिन जो महेश भट्ट का मेनली इंटरेस्ट है, मेनली काम है, वो क्या है? डायरेक्शन का काम है। वहीं अगर मैं आलिया की बात करूँ तो आलिया का मेन काम क्या है कि वो भी एक्ट्रेस हैं, या फिर मैं कह सकती हूँ डांसर हैं, या फिर वो सिंगिंग के फील्ड में भी उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ काम किया है। तो आपने देखा कि यहाँ पे दोनों में सिमिलैरिटीज़ तो है कि दोनों बॉलीवुड में है, लेकिन दोनों में विभिन्नताएं भी हैं, ठीक है। एक हमारे पास डायरेक्टर है, वहीं एक हमारे पास क्या है? एक्ट्रेस है। तो यहाँ पे आप लिख लो ताकि आपको याद रहे इस तरीके से अपनी लैंग्वेज में कि हमने लिया था यहाँ पे महेश भट्ट का एग्जाम्पल और एक हमने लिया आलिया भट्ट का एग्जाम्पल। इस तरीके से आप एग्जाम्पल लिखते जाइए ताकि जब आप रिवाइज करोगे तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको बहुत हेल्प करेंगी। चलिए अब चलते हैं तीसरे लॉ की तरफ, जिसको हमने बोला लॉ ऑफ रिग्रेशन। लॉ ऑफ रिग्रेशन यानी कि प्रत्यागमन का सिद्धांत। प्रत्यागमन का सिद्धांत। और ये सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है
कि नहीं, जैसे जो बच्चों की आदतें हैं, ठीक है, इसे सॉरी यहाँ पे नियम आएगा, जो हमारे बच्चों की आदतें हैं वो बिल्कुल उनके पेरेंट्स से बिल्कुल अपोजिट होंगी। तो देखिए इसका एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको। प्रियंका चोपड़ा के बारे में सब जानते हैं, प्रियंका चोपड़ा एक एक्ट्रेस हैं, ये हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जो उनके पेरेंट्स हैं वो क्या थे, वो आर्मी में फिजिशियन थे, मतलब वो डॉक्टर थे, ठीक है। तो आपने देखा कि एक जो पेरेंट्स हैं वो तो दोनों डॉक्टर हैं आर्मी के, ठीक है, लेकिन जो उनके संतान है वो क्या है, वो बॉलीवुड में काम करती हैं, फिर मैं कहूँ तो हॉलीवुड में भी काम करती हैं। तो आपने देखा कि दोनों की जो हॉबीज़ हैं, ठीक है, दोनों के जो फील्ड हैं वो कितने वेरी हैं, मतलब एक दूसरे के मैं कहूँ बिल्कुल अपोजिट है। तो लॉ ऑफ रिग्रेशन यही कहता है कि जैसी बच्चों की आदतें होंगी वो उनके पेरेंट्स से बिल्कुल ही डिफरेंट होंगी। जहाँ पर जो बच्चों की आदतें होती हैं वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल उल्टी हों, अपोजिट हों, तो उसे बोला जाता है लॉ ऑफ रिग्रेशन, यानी कि प्रत्यागमन का सिद्धांत। यहाँ पे आप एग्जाम्पल में डाल लेना है प्रियंका चोपड़ा, आपको एग्जाम टाइम पे याद रहेगा कि आखिर इसमें अपने मैम ने हमें क्या समझाया था। और देखिए हेरिडिटी का एक और रूल है, एक और लॉ है, लेकिन उससे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, बस आप उसको सुन लीजिए ऐसे ही। तो वो है हमारे पास मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। जनरली इसको हम साइंस में यूज़ करते हैं, इसको हमारी साइकोलॉजी में अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं देखा गया, ना इसका कोई यूज़ होता है। तो ये हमारे पास 4 चीज़ें थी जो कि बच्चे को समझने में हमें हेल्प करती हैं कि आखिर ये जो हेरिडिटी होती है ये हमारे बच्चों पे किस तरीके से प्रभाव डालती है, किस तरीके से उसको अफेक्ट करती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने हेरिडिटी को समझ लिया, इसके बाद हमने समझ लिया हेरिडिटी से रिलेटेड जितने भी हमारे पास नियम थे। अब हम देखते हैं कि हेरिडिटी आखिर हमारी किन किन चीज़ों पे को इन्फ्लुएंस करती है। तो देखो सबसे पहला जो इसका इन्फ्लुएंस रहता है वो रहता है इंटेलिजेंस पर, यानी कि बुद्धि पर। और क्या कहता है यहाँ पे ये बात बोली गई स्टूडेंट्स कि हम किसी बच्चे की जो इंटेलिजेंस है या बुद्धि है उसको एक लेवल तक ही बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा बिल्कुल, मैं कह रही हूँ कि जिसका IQ 50 था उसका IQ आप एकदम से 130 कर दोगे, नहीं। किसी बच्चे का अगर IQ 50 है तो उसको बढ़ा के 80-90 तक तो लाया जा सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। तो ये जो लिमिट सेट होती है ये भी किसके थ्रू होती है, इंटेलिजेंस के थ्रू। और इंटेलिजेंस काफ़ी हद तक जो इन्फ्लुएंस रहती है वो रहती है हमारी हेरिडिटी से। तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। इसके बाद बात आती है फिजिकल स्ट्रक्चर की, फिजिकल स्ट्रक्चर की यानी कि शारीरिक संरचना। तो आपने देखा ही होगा ये वाली चीज़ तो, कि अगर मान लो किसी के जो पेरेंट्स हैं दोनों ही वो अगर हाइट में काफ़ी छोटे हैं तो उनको जो उनके बच्चे होंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उनके बच्चों की भी हाइट कम रहे। बहुत रेयर चांसेस में ही आपने ऐसा देखा होगा कि बच्चे बहुत लंबे लंबे निकल जाए, ठीक है। अगर मान लो उनके एंसेस्टर्स में से कोई रहा हो लंबा तो एक बार को चांस है कि बच्चे की हाइट जो है वो काफ़ी अच्छी ग्रो कर जाए। नहीं तो यही माना जाता है कि अगर उनके एंसेस्टर्स भी छोटे थे, उनके मम्मी पापा भी छोटे हैं, तो जो बच्चे का फिजिकल स्ट्रक्चर है वो भी छोटा ही रहेगा। तो यहाँ से ये चीज़ बताई गई कि जो हेरिडिटी होती है वो बच्चे के फिजिकल स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, ठीक है। और जो तीसरी बात आती है वो बात आती है बच्चे के नेचर की, यानी कि बच्चे के प्रकृति की। मान लीजिए कि अगर घर में जो हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो बहुत शाई नेचर के हैं, बहुत इंट्रोवर्ट हैं, किसी से कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा सोशलाइज नहीं है, तो बहुत सारा चांसेस है कि वो जो बच्चा है वो भी बहुत कम सोशलाइज रहे। तो ये 3 फील्ड हमारे पास ऐसे हैं कि जहाँ पे हमारी हेरिडिटी तो जो होती है वो बच्चे को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि आखिर ये जो थोड़ा सा साइंस का पार्ट है ये, लेकिन कभी कभी यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और स्पेशली जो मैं अब आपको पार्ट बताने वाली हूँ वहाँ यूपी टेट से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। मतलब जो आपके स्टेट वाले एग्जाम्स होते हैं, स्टेट टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स कि मान लीजिए जब बच्चा, ठीक है, एट द टाइम ऑफ यानी कि कॉन्सेप्शन यानी कि गर्भधारण के समय क्या होता है कि जो हमारे मेल होता है और एक फीमेल होती है, ठीक है। जो हमारा मेल होता है स्टूडेंट्स उसमें जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं XY, वहीं अगर मैं फीमेल की बात करूं तो इसमें होते हैं XX। इसीलिए कहा जाता है कि कोई बच्चा मेल होगा यानी कि बॉय होगा या गर्ल होगी, ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है फादर पर। इसमें हमारी मदर का कोई रूल नहीं होता कि मदर का इसमें कोई रोल नहीं है कि जो आने वाला बच्चा है वो फीमेल डॉटर होगी या फिर सन होगा। इसमें पूरा का पूरा जो रोल रहता है वो हमारे फादर का रहता है कि अगर फादर से हमारे पास X क्रोमोसोम आएगा तो क्या होगा, हमारे पास डॉटर होगी, और अगर Y क्रोमोसोम आता है तो यहाँ पे होता है सन। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको इस तरीके से वो ऑप्शन दे देगा बना के,
YX YY किस में से बताइए कि अगर बॉय है तो उसके जो क्रोमोसोम्स होंगे वो क्या रहेंगे, तो ये रहेगा हमारे पास कॉम्बिनेशन XY का। एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है। फिर ये पूछा जाता है कि जब इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, इसके बाद जो ओवम बनता है और ये क्या होता है हमारे पास फर्टिलाइज्ड एग, और इसके बाद बनता है हमारा जाइगोट। तो जो जाइगोट होता है स्टूडेंट्स, उसमें से यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कितने पेयर होते हैं क्रोमोसोम के। तो ध्यान रखिएगा इसमें 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, और क्रोमोसोम को हिंदी में हम बोलते हैं गुणसूत्र, यानी कि गुणसूत्र के 23 जोड़े होते हैं, ठीक है। और जोड़ों का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ दो होती है, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि जो हमारे शूज़ होते हैं वो पेयर में होते हैं, इस तरह से पेंट्स हमारी पेयर में होती है, तो उसी तरीके से जो क्रोमोसोम होते हैं वो भी हमेशा आपको पेयर में मिलेंगे। बस एक टाइम पे वो ब्रेक करते हैं जब जो हमारा फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है उस टाइम पे, और या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 46 क्रोमोसोम, क्योंकि 23 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएंगे 46 क्रोमोसोम। तो ध्यान रखिएगा अगर वो आपसे पेयर पूछे तो 23, और क्रोमोसोम्स की संख्या पूछे तो वो होती है हमारे पास 46। यहाँ से क्वेश्चन कई बार देखा गया है, इसको आप याद रखेंगे। XY डिनोट करता है कि जो आने वाली संतान होगी वो एक लड़का होगा, और XX डिनोट करती है जो आने वाली हमारी संतान होगी वो एक बेटी होगी, ठीक है। ये चीज़ भी हम याद रखेंगे, और क्रोमोसोम्स की संख्या भी हम याद रखेंगे। थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो यहाँ पर हमारा हेरिडिटी का पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं यहाँ से अपने एनवायरनमेंट की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं एनवायरनमेंट के बारे में। तो एनवायरनमेंट का जैसे कि शाब्दिक अर्थ हम सब जानते ही हैं, इसका मतलब होता है परि प्लस आवरण, है ना, यानी कि ऐसी चीज़ें जिसने कि हमें चारों ओर से घेरा हुआ है। मतलब हमारे चारों ओर जितनी भी चीज़ें हैं, मेरा कहने का मतलब है हवा, पानी, हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली, हमारे पीयर ग्रुप, हमारे नेबर, सब कुछ, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग, जितनी भी चीज़ें हमारे सराउंडिंग्स में है वो सब आ जाती हैं हमारे एनवायरनमेंट में। तो अब ये बात आती है कि एनवायरनमेंट ये किसी बच्चे को किस तरीके से प्रभावित कर सकता है। देखो स्टूडेंट्स, एक लाइन आपने बहुत फेमस सुनी होगी कि जो पोषण करने वाला होता है, यानी कि जो पालने वाला होता है, वो जन्म देने वाले से ज़्यादा बड़ा होता है। तो बिल्कुल वो चीज़ यहाँ पे फिट बैठती है कि जो हेरिडिटी एनवायरनमेंट होता है वो इतना ज़्यादा बच्चे को प्रभावित करता है कि हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। भाई हेरिडिटी तो एक बार जो चीज़ें बच्चे को मिल गई वो फिक्स्ड है, लेकिन एनवायरनमेंट में की सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जीवन पर्यंत बच्चे को, किसी भी पर्सन को अफेक्ट करता है, और उसमें लगातार कुछ ना कुछ चेंजेस लाता रहता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि हमारे, अगर मैं पर्सनालिटी की बात कर लूँ, हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर की बात कर लूँ, ठीक है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट से अफेक्ट होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा होगा कि अगर आप किसी पर्टिकुलर टीचर को देखो, ठीक है, तो आपने देखोगे, आप ऑब्जर्व भी करोगे ये चीज़ कि अगर किसी आप टीचर के पेशेंस लेवल की बात करो तो वो बाकी किसी और से बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उसे बच्चे के साथ डील करना होता है। बच्चे को उसे, अगर बच्चे की कोई क्वेरी है, बच्चे को कोई डाउट है, बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो उसको, उस बच्चे को वो चीज़ समझानी होती है, उसको सेटिस्फाई करवाना होता है कि नहीं, आप इस चीज़ को और एग्जाम्पल देके या किसी भी तरीके से उसको समझाना होता है। तो वहाँ पे मैं कहूँगी कि जो एक टीचर है उसका पर्सनल जो पेशेंस लेवल है, ठीक है, वो ज़्यादा है। अब कैसे आया ये ज़्यादा? उसकी प्रोफेशन की वजह से। प्रोफेशन हमें कहाँ से मिला? एनवायरनमेंट से मिला। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो एनवायरनमेंट होता है वो हमें बहुत ज़्यादा, या फिर किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। अब आखिर बात आती है कि इस एनवायरनमेंट में आता कौन कौन है। तो देखो, जैसे ही जन्म देने के बाद जो सबसे पहले बच्चे के टच में सबसे ज़्यादा आते हैं वो होते हैं उसके पेरेंट्स, और फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो आने लगता है कांटेक्ट में अपनी फैमिली के, उसके बाद बच्चा आने लगता है अपने स्कूल के, उसके बाद आने लगता है अपने पीयर ग्रुप के, और या फिर मैं कह सकती हूँ यहाँ पे नेबर्स के, यानी कि जो उसके पड़ोसी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बच्चे को अफेक्ट करती हैं। अब देखो एनवायरनमेंट का कितना बड़ा रोल होता है। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं ना स्टूडेंट्स, कभी भी आप उन्हें देख लेना कि छोटे बच्चे अपने टीचर्स को लेके इतना उनसे ज़्यादा मतलब उनका अटैचमेंट हो जाता है, इतना अफेक्शन करने लगते हैं बच्चे कि उन्हें पूरी दुनिया की बातें गलत लगती हैं, बस अपने टीचर की बातें सही लगती है। मतलब अगर मान लीजिए कि टीचर ने उन्हें किसी तरीके से कोई क्वेश्चन करवाया है और घर आके अगर उन्हें कोई और वो उस क्वेश्चन को अलग तरीके से कराएगा ना, तो वो बच्चा अपने टीचर के मेथड को ही फॉलो करेगा। वो बोलेगा नहीं मेरी मैडम ने तो ऐसे कराया है, मैं तो इसको ऐसे ही करूँगा। तो यहाँ पे हम ये देख पाते हैं कि एनवायरनमेंट कितना ज़्यादा किसी बच्चे को अफेक्ट करता है या फिर कर सकता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास हैं वो सारी की सारी आ जाती हैं हमारे एनवायरनमेंट में।
ठीक है। अब जैसे कि हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल मान लो आजकल तो सबको अपने सोशल मीडिया अकाउंट बहुत अच्छे से अपना चलाना होता है, सबको सोशल मीडिया अकाउंट में एक्टिव रहना होता है, तो सबका ही रहता है कि भाई हमारे लुक्स अच्छे हों, हम अच्छे दिखें, लोग हमें अप्रिशिएट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आए हमारे पास, लोग हमारे फ़ोटो पे कमेंट करें, ठीक है। तो उसके लिए लोग हम क्या करते हैं कि हम लोग जिम ज्वाइन करते हैं, हम अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं, अपने हेयर्स का ध्यान रखते हैं, अपने क्लोथिंग का, ड्रेस सेंस का, हर एक चीज़ का हम ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से इफेक्ट हो रही हैं बच्चे को, ये सब चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट से। तो इससे पता चलता है कि जो एनवायरनमेंट है वो एक बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। लेकिन देखो जैसे कि कुछ डिबेटें जो कि अभी तक चलती आ रही हैं, ऐसे ये भी एक डिबेट है जो आज तक चलती आ रही है, जिसमें कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि नहीं एनवायरनमेंट ज़्यादा इफेक्ट करता है, कुछ बोलते हैं कि नहीं हेरिडिटी ज़्यादा इफेक्ट करती है। लेकिन अभी तक जो एक निष्कर्ष निकाला गया है वो ये निकाला गया है कि भाई जो दोनों ही चीज़ें हैं, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, वो दोनों ही किसी भी बच्चे को 50-50% तक जो है अफेक्ट करती हैं, ये चीज़ मानी गई है, ठीक है। अब देखो यहीं से आपके पास एक क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक ये आपका हरियाणा टैट का क्वेश्चन है, स्टेट टैट में क्वेश्चन था, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दिए हुए थे बना के इस तरीके से, और आपसे पूछा गया था कि जो डेवलपमेंट है वो इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि बच्चे के डेवलपमेंट को शो करती है। इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन बना के दिए हुए थे। तो देखिए स्टूडेंट्स, 2 चीज़ें तो आपको समझ में आ जाएगी कि ना तो माइनस होगा ना डिवाइड होगा। अब बात आती है कि ये एडिटिव और बात आती है मल्टीप्लिकेटिव की। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो डेवलपमेंट होता है, जो बच्चे का विकास होता है, वो वंशानुक्रम और पर्यावरण के गुणात्मक होता है। कैसे? क्योंकि देखो जैसे जैसे बच्चा जो है एनवायरनमेंट से इंट्रैक्शन करता रहता है, ठीक है, इंट्रैक्शन करता रहता है, वैसे वैसे चीज़ें चेंजेस होती रहती हैं, उसका जो डेवलपमेंट है उसी तरीके से बढ़ता रहता है, ठीक है। तो हमें यही ध्यान रखना है कि क्योंकि जैसे जैसे हमारे वंशानुक्रम में और पर्यावरण में, ठीक है, अंतःक्रिया होती है, वैसे वैसे किसी बच्चे का विकास होता रहता है। तो जो उनका नेचर होता है वो होता है गुणात्मक, यानी कि ये जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट होते हैं वो होते हैं मल्टीप्लिकेटिव। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये कभी कभी आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में भी दे दिया जाता है और इस तरीके से सिंबल के फॉर्म में भी दे दिया जाता है। इसको आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर आपसे खाली हेरिडिटी का पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं केवल और केवल हेरिडिटी की बात करूं तो वो होता है योगात्मक। लेकिन अगर मैं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों की बात करती हूँ तो जो उसका नेचर होता है बच्चे के विकास पर, वो होता है हमेशा गुणात्मक। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको आप इसी तरीके से ध्यान रखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी हेरिडिटी एनवायरनमेंट से रिलेटेड वो सब आपके साथ डिस्कस कर ली गई हैं, सारी चीज़ें आपको क्लियर भी हुई होंगी। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल पर या फिर हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, जितने भी लोग आपके फ्रेंड्स, आपके आसपास के लोग सीटेट अगर यूपी टेट की या फिर किसी भी स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आपको अगर मेरी प्रीवियस लेक्चर्स देखने हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। और कोई डाउट है तो टेलीग्राम चैनल है ही, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।